गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने डिटर्मिनेंट्स के टॉपिक में दो चरों के रैखिक समीकरणों का डिटर्मिनेंट्स के यूज द्वारा यानी सारणिकों के प्रयोग द्वारा चरों के मान प्राप्त करना सीखा था। आज हम तीन चरों के रैखिक समीकरण को सारणी के रूप में व्यवस्थित करके उस सारणी का विस्तार करना सीखेंगे, यानी सारणी का मान प्राप्त करेंगे। आज हम ये समझेंगे कि किसी तृतीय कोटि के सारणी को विस्तार के रूप में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी उसका विस्तार करके उस सारणी का मान किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। दो चरों के रैखिक समीकरण से जो सारणी बनता है वो द्वितीय कोटि का होता है, क्योंकि उसमें दो चरों का ही इस्तेमाल होता है। और जो तीन चरों का जो रैखिक समीकरण होता है, तो तीन चरों के रैखिक समीकरण से जो डिटर्मिनेंट निर्मित होता है, जो सारणी निर्मित होता है, उसमें तीन चरों का इस्तेमाल होता है, इसलिए उससे तृतीय कोटि का सारणी निर्मित होता है। मान लीजिए कोई तीन चरों का रैखिक समीकरण दिया गया है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू 0। ये तीन चरों का एक रैखिक समीकरण निकाय है। निकाय का मतलब ये है कि जितने चर हैं उतने इक्वेशंस उसमें अवेलेबल हैं। दो चरों के रैखिक समीकरण को हल करने के लिए हमें केवल दो समीकरणों की आवश्यकता होती है, और तीन चरों के रैखिक समीकरण को हल करने के लिए हमें तीन समीकरणों की आवश्यकता होती है। तो जितने समीकरणों की आवश्यकता होती है उस समीकरण को हल करने के लिए उसको हम समीकरण निकाय कहते हैं। जैसे चार चरों के रैखिक समीकरण को हल करने के लिए हमें चार समीकरणों की आवश्यकता होगी, और उन चार समीकरणों को हम एक समीकरण निकाय इक्वेशन बॉडी कहते हैं। अब इसको हम डिटर्मिनेंट के जरिए किस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, ये आगे हम बताएंगे आपको। अब पहले हम क्या करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट को छोड़कर इक्वेशन सेकेंड और थर्ड में क्रमशः x, y और z का विलोपन करते हैं। x का विलोपन करने के लिए हम समीकरण 2 में a3 और समीकरण 3 में a2 से मल्टीप्लाई करते हैं। y का विलोपन करने के लिए हम समीकरण 2 में b3 और समीकरण 3 में b2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी प्रकार से z का विलोपन करने के लिए हम समीकरण 2 में c3 और समीकरण 3 में c2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब उसके उलट गुणांकों से हम गुणा करते हैं। जैसे समीकरण 2 में x का गुणांक a2 है, तो हमने इसे a3 से मल्टीप्लाई किया है, और समीकरण 3 में x का गुणांक a3 है, तो हमने इसे a2 से मल्टीप्लाई किया है। इस प्रकार से उलट गुणांकों के द्वारा गुणा करने पर उस राशि का विलोपन करते हैं। क्रमशः x, y और z का विलोपन करके हम ये व्यंजक प्राप्त कर लेंगे, x अपान ये एक इक्वेशन प्राप्त कर लेंगे, x अपान b2c3 माइनस c2b3 इज इक्वल टू माइनस y अपान a2c3 माइनस c2a3 इज इक्वल टू z अपान a2b3 माइनस a3b2। इसे हम एक कांस्टेंट m के बराबर मान लेते हैं। ये तीनों ही आपस में बराबर हैं, तो इसे हम m के, जो कि एक कांस्टेंट है, उसके बराबर मान लेते हैं। अब हम x, y और z के मान क्रमशः m के पदों में प्राप्त करेंगे। जैसे x अपान b2c3 माइनस c2b3 इज इक्वल टू m, तो m से इसके हर को मल्टीप्लाई करके हम x का मान प्राप्त करेंगे। तो m से हमने इसके हर को मल्टीप्लाई किया m, और इन ब्रैकेट b2c3 माइनस c2b3 x का मान प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से y इज इक्वल टू माइनस, यहाँ माइनस है, माइनस m इन ब्रैकेट a2c3 माइनस c2a3, यानी m से y के हर को मल्टीप्लाई करके हमने y का मान प्राप्त किया, और इसी प्रकार से z का मान प्राप्त करते हैं। अब x, y और z के ये मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करते हैं।
समीकरण 1 देखिए, समीकरण 1 है a1x + b1y + c1z = 0। और जब हम यहाँ पर x का मान रखते हैं तो a1 x का गुणांक है, a1 x का गुणांक, और जबकि x का मान क्या है, m इन ब्रैकेट b2 c3 - c2 b3। इसी प्रकार y का मान जब हम प्रतिस्थापित करते हैं, y का मान ऋणात्मक है, माइनस रखेंगे यहाँ पर, और b1 यानी b1 और उसके बाद y का मान, तो y का मान -m a2 c3 - c2 a3। तो इन ब्रैकेट a2 c3 - c2 a3 रखकर इसी प्रकार से z का मान रखते हैं, तो z का जो गुणांक है यहाँ पर वो c1 है, जबकि z का मान है m a2 b3 - a3 b2, और उसे यहाँ प्रतिस्थापित करके ये शून्य के इक्वल है, यानी दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0, और ये इन तीनों पदों का योग क्या हो जाएगा, 0। अब हम देखते हैं कि m हमें तीनों पदों में मिलता है, तो m को हम इस इक्वेशन के दोनों पक्षों में m से भाग दे करके निरस्त कर सकते हैं। तो जब हम m से भाग दे देंगे दोनों पक्षों में, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, a1 इन ब्रैकेट b2 c3 - c2 b3 माइनस b1 m निरस्त हो जाएगा, a2 c3 माइनस c2 a3 प्लस c1 m निरस्त है a2 b3 माइनस a3 b2 = 0। अब हम इसे सारणी के रूप में, द्वितीय कोटि के सारणी के रूप में इस विस्तार को व्यवस्थित करते हैं। आप देखिए यहाँ पर a1 गुणांक है, तो a1 से ब्रैकेट के अंदर की राशि को गुणा करना है a1, और हम जानते हैं कि द्वितीय कोटि के जो सारणी का मान है वो उसके विकर्णों के गुणनफल का अंतर होता है, यानी b2 c3 से गुणा करेंगे, माइनस करेंगे c2 b3 से, यानी b2 c3 - c2 b3। तो ब्रैकेट में यही लिखा है b2 c3 - c2 b3, और इसको इस प्रकार से हम द्वितीय कोटि के डिटरमिनेंट के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं, b2 c3 - c2 b3, b2 c3 - c2 b3, फिर माइनस b1 और a2 c3 - c2 a3, तो ब्रैकेट में वही लिखा है a2 c3 - c2 a3, और फिर प्लस c1, तो a2 b3 - b2 a3, वही ब्रैकेट में a2 b3 - a3 b2 = 0। अब ये जो द्वितीय कोटि के सारणी, 3 सारणी प्राप्त हुए हैं द्वितीय कोटि के, इन तीनों सारणिकों का योग इस बड़े सारणी के इक्वल है, यानी इन तीनों सारणिकों का मान इस बड़े सारणी के मान के बराबर है। अब ये जो बड़ा सारणिक हमें प्राप्त हुआ है वो आप देखें a1 b1 c1 क्या है, समीकरण 1 में x y और z के गुणांक हैं a1 b1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 = 0, क्योंकि ये इक्वेशन बॉडी शून्य के इक्वल है, तो ये डिटरमिनेंट 0 के इक्वल है। अब हमने 3 चरों के रैखिक समीकरणों से जो डिटरमिनेंट बनाया है वो तृतीय कोटि का सारणिक है, और इस तृतीय कोटि के सारणिक में आप जानते हैं कि द्वितीय कोटि के सारणिक में 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ होते हैं, इनमें से प्रत्येक में 2 पंक्तियां, ये जो हॉरिजॉन्टल है इसे हम रो कहते हैं, यानी पंक्ति, तो ये प्रथम पंक्ति को R1, द्वितीय पंक्ति को R2, इसी प्रकार से ये इन तीनों डिटरमिनेंट्स में 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ हैं। और जो ये बिग डिटरमिनेंट है, यानी ये बड़ा वाला जो डिटरमिनेंट है सारणिक है, इसमें आप देखेंगे 3 पंक्तियां R1 यानी फर्स्ट रो, R2 यानी सेकेंड रो, और R3 यानी थर्ड रो, और इसी प्रकार से 3 कॉलम यानी C1 फर्स्ट कॉलम, C2 सेकेंड कॉलम और C3 थर्ड कॉलम है।
तो आपने ये समझा कि जो तृतीय कोट के सारणी का विस्तार है, यानी उसकी वैल्यू है, किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं तृतीय कोट के सारणी की वैल्यू। हम द्वितीय कोट के सारणी का मान प्राप्त करना सीख चुके हैं पिछले वीडियो में। अब द्वितीय कोट के सारणी का मान वास्तव में क्या होता है कि उसके विकर्णों के गुणनफल का अंतर होता है। ये इस विकर्ण को हम अग्र विकर्ण कहते हैं, सर्वप्रथम इससे गुणा करते हैं तो B2C3 और माइनस द्वितीय विकर्ण इसके गुणनफल को इससे माइनस करते हैं। अब उसके बाद A1 एक गुणा में एक संख्या है, तो इस डिटर्मिनेंट के मान को हम A1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस डिटर्मिनेंट के मान को हम -B1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस डिटर्मिनेंट के मान को हम +C1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो इन तीनों का संयुक्त मान होगा वो इस अकेले तृतीय कोट के डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा कहने का। और इसमें एक बात और ध्यान से आप समझ लीजिए कि आप देखेंगे गौर से तो इन सारणिकों के जो उप सारणी प्राप्त हुए हैं, इन उप सारणिकों के चिन्ह क्रमशः परिवर्तित होते हैं। जैसे इसमें देखिए ये प्लस है, ये क्या है, ये माइनस है, ये क्या है, ये प्लस है। तो प्लस माइनस इस प्रकार से क्रमशः चिन्ह परिवर्तित होते हैं। A1 का जो उप सारणिक है वो हम कैसे प्राप्त करते हैं। A1 का ये डिटर्मिनेंट है, इसको हम सब डिटर्मिनेंट यानी माइनस बोलते हैं। तो A1 का जो उप सारणिक है, A1 का उप सारणिक हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। A1 की पंक्ति छोड़ देंगे, A1 का स्तंभ छोड़ देंगे, तो हमें क्या, A1 की पंक्ति छोड़ दी और A1 का स्तंभ छोड़ दिया तो हमें क्या प्राप्त होगा, B2C2 B3C3 यानी B2C2 B3C3। और उसके बाद चिन्ह बदलेंगे माइनस, फिर B1 की पंक्ति और B1 का स्तंभ, ये B1 की पंक्ति और B1 का स्तंभ छोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, A2C2 A3C3 यानी A2C2 A3C3। इसी प्रकार से हम ये C1 की पंक्ति और C1 का स्तंभ छोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, C1 की पंक्ति और स्तंभ छोड़ने पर A2 B2 A3 B3 यानी A2 B2 A3 B3 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमें इस तृतीय कोट के सारणी का मान प्राप्त हो जाएगा। बात समझ में आ गई है ना। अब इसके अगले वीडियो में हम जो डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं और डिटर्मिनेंट्स के जो एलिमेंट्स हैं उस पर चर्चा करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू।